press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज की चर्चा शुरू करने से पहले हम जल्दी से आपको आज की चर्चा में शामिल होने वाले विषयों के बारे में हल्की सी जानकारी देते हैं। बीता हफ्ता कई वजहों से चर्चा में रहा, जिसमें एक मामला कर्नाटक के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अनंत कुमार हेगड़े, उनका एक बयान आया जो कि काफ़ी विवादों में रहा और उसमें उन्होंने राहुल गांधी और उनके परिवार और उनके जो पीढ़ियों के ऊपर कई तरह के आक्षेप लगाए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा एक विवाद सर्फ एक्सेल जो कि यूनिलीवर कंपनी का एक उत्पाद है, उसके एक विज्ञापन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें होली खेलने और दो बच्चों के बीच के डिपिक्शन को लेकर कई तरह के विवाद लोगों ने वो मुद्दा बनाया। इसके अलावा शिलोंग टाइम के एडिटर हैं पैट्रिशिया मुकीम, जिनके ऊपर जुर्माना लगाया है वहाँ के हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपए का, और इसे 1 हफ्ते के अंदर चुकाने का निर्देश है, अदरवाइज़ उनको 6 महीने की सज़ा होगी। और इसके अलावा उनका जो अखबार है शिलोंग टाइम्स, उसको बैन कर दिया जाएगा, ऐसा कोर्ट का आदेश है। इसके अलावा एक और विषय है जो इस हफ्ते चर्चा में रहा, जो कि लोकसभा चुनाव की तारीखें आई हैं और लोकतंत्र का ये जो सबसे बड़ा जिसको पर्व कहा जाता है, हम लोग अभी इस चर्चा को शुरू करने से पहले ये बात कर रहे थे कि इसको क्या कहा जाए, इसको क्या लोकतंत्र का कर्मकांड कहा जा सकता है और लोकतंत्र की मजबूरी कहा जा सकता है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ज़रूरत कहा जा सकता है। इन सब की बहस के बीच में आनंद की सलाह आई कि इसको चुनाव ही कह लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर किसी नतीजे पर पहुंचने में इतनी दिक्कत हो रही है तो शायद उसका चुनाव ही कहना सबसे सही तरीका होगा। तो आनंद से एक बात याद आई कि आनंद पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से चर्चा से गायब थे, तो वो कहीं यात्रा पर थे। तो नहीं कोई ऐसी विशेष वो कुछ प्रयोजन था या कुछ मतलब अनुपस्थिति की वजह, क्योंकि श्रोताओं को भी बार बार ये वो जिज्ञासा जगती रहती है कि आनंद कहाँ गया? घर गया था मैं, घर गया। अच्छा, बिहार तो अच्छा। अब मैंने तो कहा कि बुद्ध को ज्ञान नहीं मिल रहा था तो बिहार में गया। तो मेरा तो घर ही है तो ज्ञान लेने जाते रहता हूँ। ठीक बात है। तो नहीं, लोगों की बहुत जिज्ञासा थी और इस बीच में देश भी बहुत तमाम तरह के झंझावातों में घिरा रहा। तो साथ में हमारे अनिल यादव हैं, जो कि हमारे आप श्रोताओं को पता ही है कि चर्चा के एक स्थायी हिस्सा हैं, और इस बार मेहमान के तौर पर राहुल कोटियाल चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राहुल के बारे में आप सब जानते हैं कि राहुल कुछ समय पहले तक न्यूज़ लॉन्ड्री से भी जुड़े रहे हैं और लगातार आप उनको चर्चा में सुनते रहे हैं। तो बतौर मेहमान इसमें शामिल होना कैसा लग रहा है राहुल? हालांकि इस न्यूज़ लॉन्ड्री ज्वाइन करने से पहले भी बतौर मेहमान आप इसमें शामिल हो चुके हैं। वो अनुभव एक बार पहले हो चुका है। हाँ। बतौर मेहमान आने का। तो हम अपनी चर्चा, मुझे लगता है कि जो तारीखें आई हैं लोकसभा चुनाव की, वहीं से शुरू करते हैं। छोटे छोटे कई मतलब एक जो परंपरा हो गई है इस समय हमारी इस पूरे समाज या समय की, उसमें हर चीज़ के साथ छोटे मोटे विवाद जुड़ जाना एक आम सी बात हो गई है। तो लोकसभा चुनाव की तारीखें आई तो उससे भी कुछ विवाद जुड़ गए, मसलन कि ये रमज़ान के बीच में चुनाव क्यों, और इसके अलावा तारीख़ों की जो या फेज़ जो हैं उसको लेकर भी चर्चाएं हुई कि जो उत्तर प्रदेश और बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्य हैं वहाँ पर 7 चरणों में बटा हुआ है चुनाव, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एक एक फेज़ में, सिंगल फेज़ में चुनाव कराए जाने हैं। तो इसको लेकर राजनीतिक पंडितों की एक राय निकल कर आई है कि जिन राज्यों में एक एक फेज़ में कराया जा रहा है साउथ के, उनमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत होप नहीं है। इसके बरक्स जो बंगाल या उत्तर प्रदेश या इन सब जगहों पर, उड़ीसा है, इन सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा फोकस करेगी। ज़्यादा फेज़ का मतलब है कि जो उनके स्टार प्रचारक हैं उनको काफ़ी मौका मिलेगा वहाँ पे चुनाव अभियान चलाने का और रैलियाँ करने का, लोगों को मोबिलाइज़ करने का। पर ये सारी बातें अटकलबाजियों के लेवल पे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग करता है और चुनाव आयोग के किसी निर्णय पर इस तरह की बातें करने का मतलब ये होता है कि वो सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर कुछ ऐसा कर रहा है। तो ये जो विवाद इस तरह का हुआ, इसको अनिल आप कैसे देख रहे हैं, और ये वास्तव में विपक्ष को इसमें किसी तरह से डिसएडवांटेज है? देखिए, ये जो चुनाव हो रहे हैं, एक तो ये है कि काफ़ी
अविश्वास के माहौल में हो रहे हैं। एक संभावना ये भी थी कि क्या पता चुनाव हो ही ना। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जैसी स्थितियां बनी उसमें ये हुआ कि एक ये भी बात आई कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी आपातकाल लागू करने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल करें और चुनाव आगे चल के तब कराएं जब परिस्थितियां उनके पक्ष में हो जाएं। जी। दूसरा अब यह है कि एक बहुत बड़ी आशंका पिछले 5 साल हवा में रही है कि ईवीएम के जरिए चुनाव में गड़बड़ी की जाती है और बैलेट बॉक्स से चुनाव होना चाहिए। तो एक तरह से कि सरकार और चुनाव आयोग के प्रति एक अविश्वास का माहौल एयर में पिछले 5 साल रहा है। तो उसी पृष्ठभूमि में ये चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें अब हर चीज़ के, जहाँ इनसिक्योरिटी होती है, अविश्वास होता है, हर चीज़ के दूसरे अर्थ निकाले जाते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से ये तारीखों के साथ भी हो रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई चीज़ जैसे उनका कई फेज में होना या यूपी और इन सब राज्यों में लंबे समय तक कैंपेन जारी रहना, तो ये अगर बीजेपी के पक्ष में जा रहा है तो विपक्ष के भी तो पक्ष में जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि स्टार प्रचारक का पोजीशन के पास नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि जो भी है वो दोनों, जिसमें ज़्यादा सांगठनिक क्षमता हो, जिसमें ज़्यादा राजनीतिक दक्षता हो, वो अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है। आनंद, आपको लगता है ये किस तरह गैर जरूरी विवाद था या वास्तव में इसमें कुछ मेरिट है? गैर जरूरी और जरूरी दोनों हो सकता है। देखिए, हम लोग हैं कि अति विश्लेषण युग में रह रहे हैं। हाँ। तो मीडिया हाउसेस का जो प्रोलिफरेशन आया इतनी ज़्यादा है, तो हर चीज़ का विश्लेषण बहुत अधिक होगा और अति विश्लेषण के बाद कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलता ही है। ऐसा नहीं है कि जो आप विश्लेषण करेंगे तो उसके निष्कर्ष नहीं देंगे, तो निष्कर्ष निकलेगा। मतलब निष्कर्ष की मजबूरी में विश्लेषण ज़्यादा हो रहा है। तो या निष्कर्ष तय करके फिर विश्लेषण कर लिया जाए, दोनों हो रहा है। तो ये सब हो सकता है और मेरा मानना है कि चुनाव आयोग अभी भी एक विश्वसनीय संस्था है। कार्यों के मतलब उन कार्य नहीं, नियमों के जो है उनके एप्लीकेशन में नहीं, लेकिन क्योंकि जैसे सोशल मीडिया या प्रचार से लेके जो नियमावली है उसके पालन में नहीं उतना, लेकिन जो मुख्य चुनाव प्रक्रिया है, वोट डालना, वोट गिनना, उसमें अभी भी विश्वसनीयता बची है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन जो भारत में लोक संस्थाएं हैं उनके प्रति जो है कुछ मैंने किस पर लिखा भी था, इस पे विश्वविद्यालयों का अध्ययन है, इस पे सर्वेक्षण है कि चुनाव आयोग उन लोक संस्थाओं में विश्वसनीयता में काफ़ी ऊपर है। अब अटकलबाजियों का लें तो अगर अटकलबाजी ईवीएम पे लेवल पे है तो फिर चुनाव की तारीखें क्या हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जब दोनों अटकलबाजियां चलेंगी समानांतर तो जो निष्कर्ष तक उसी को ले लें तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ये अटकलबाजियां अप्रासंगिक हैं। जब प्रक्रिया का निष्कर्ष ही तय है तो दोनों साथ नहीं चलेंगे। ये है और बाकी राहुल बताएंगे। राहुल क्या नहीं, जैसे इस तरह की चीज़ें रही हैं लगातार, मतलब संस्थानों के ऊपर राजनीतिक हस्तक्षेप और ये किसी एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं है। हमें याद है नवीन चावला के समय में UPA 2 का जो चुनाव हो रहा था, नवीन चावला के तमाम कंडक्ट ऐसे थे जिसके ऊपर सवाल उठे थे और बहुत सीरियस बातें हुई थी उस समय भी। तो राजनीतिक जो दल है और जो सत्ताधारी है वो अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। इसको तो अब इसको कहने का जो तरीका वो ऑब्वियसली यही है कि पंडित कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, बाकी विपक्ष कुछ कहेगा और उसी के आधार पर बातें कही जाएंगी। राहुल से मैं दूसरी बात जानना चाह रहा था कि एक और नई चीज़ जो इस चुनाव में शुरू हुई है वो एक बहुत पॉजिटिव जो जिसका वो कहा जाएगा कि नोट है, वो ये कि नवीन पटनायक ने वहाँ पर 33% महिलाओं को टिकट देने की बात कही। ममता बनर्जी ने ऑलरेडी 35% महिलाओं को टिकट दे दिया, 17 उन्होंने 42 में से टिकट दिए हैं। तो ये जो बदलाव की प्रक्रिया दिख रही है, ये इसको मतलब अनिल से, आनंद से, राहुल से, इन लोगों से, कि ये बाकी दलों के ऊपर एक दबाव के रूप में काम करेगा कि
कानून पास नहीं करने के बावजूद भी दल इस तरह के सकारात्मक बदलाव के लिए मजबूर हैं? बिल्कुल, ऊपर से देखने में तो पहली नज़र में बहुत पॉजिटिव ये लगता ही है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष यानी कि मतलब सत्ता पक्ष जो है, जो वहाँ विरोध कर रहे हैं उनका पटनायक के डिसीजन का, या जब अन्य जगहों पे जहाँ पे विपक्षी पार्टियों ने 33% सीटें उनको दी हैं महिलाओं को, उनका तर्क ये है कि ये एक सिंबॉलिक चीज़ ज़्यादा है, और जबकि वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं उन पैमानों पे उन राज्यों में कोई बहुत बेहतर स्थितियां नहीं हैं। लेकिन ये तर्क मतलब ये बहुत ही हल्का तर्क है। आप 33% रिजर्वेशन के तर्क को इन अन्य बातों के आधार पे नकार नहीं सकते। लेकिन बीजेपी के पास इस समय जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है वो इतना मजबूत है कि वहीं से चीज़ें पूरी तरह से, ये हमने देखा कि मतलब अमित शाह बीजेपी और ये जो जोड़ी नरेंद्र मोदी अमित शाह की जब से केंद्र में आई है, तब से ये अभी की जो बीजेपी है वो पिछली बीजेपी से बहुत अलग है, जहाँ फैसले नीचे से ऊपर आते थे। अब बिल्कुल कांग्रेस आला कमान की तरह ऊपर से नीचे फैसले जाते हैं, टिकटों का निर्धारण यहाँ होता है। तो ऐसे में इन पार्टीज़ के लिए अभी ये 33% वाली बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब इनको कैंडिडेट्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नीचे से फैसले अगर आ रहे होते, नीचे से अगर ग्राउंड पे जिन लोगों की अच्छी पकड़ है उन लोगों से अगर फैसले ऊपर आ रहे होते तो तुलनात्मक रूप से ये शायद आसान होता। ठीक है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 2009 से लेके 14 के बीच में जो यूपीए की सरकार थी, उस टाइम पे लोकसभा में ये बिल पास हुआ और उसके बाद लोकसभा साइन डाई हो गई और वो बिल किल हो गया, ख़त्म हो गया। 2014 से लेके इस अब तक के बीच में जो सरकार रही, इसमें क्या स्थिति रही? आनंद, थोड़ा सा इस पर अगर जानकारी दे पाएँ महिला रिजर्वेशन बिल पे। महिला देखिए, एक दो तीन चीज़ें हैं कि पंचायत स्तर पर जब महिला आरक्षण जहाँ कुछ राज्यों में, बिहार में सबसे पहले हुआ था, राजस्थान में है लागू हुआ, तो उड़ीसा में और कुछ और राज्यों में भी। हाँ, यूपी में पंचायत स्तर पे तो मैं मतलब जो शुरुआती जहाँ थे, मेरे ख्याल से बिहार में सबसे पहले हुआ था। वहाँ जो है किस तरह के प्रतिनिधि आ रही हैं, तो महिलाएं खुद ही एक, अब राजनीतिक पार्टियों में अभी ये चेतना नहीं है कि महिलाएं भी एक वोट बैंक हैं। तो अगर और उनका प्रतिनिधित्व अगर महिलाएं करेंगी तो वो भी एक वोट बैंक है। मेरे ख्याल से उस तरह का वोट बैंक दिखता भी नहीं है, क्यों जो पंचायती स्तर पे जो महिला नेतृत्व है वो भी जो है पुरुषों से ही, प्रधानपति, कुछ अपवाद उसमें हो सकते हैं, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन उनके पति, उनके ससुर, यही सब उनको मोहरे के तौर पे करते हैं। जो चुनावी फ़ायदे हैं, बाकी आदर्शों और मूल्यों को छोड़ दें, तो चुनावी फ़ायदे जब राजनीतिक पार्टियां देखना शुरू करेंगी कि ये महिला वोट बैंक है, इस एक महिला उम्मीदवार रखो, और तो वो उस स्तर तक अभी वो राजनीतिकरण, वो मोबिलाइजेशन वुमेन वोटर का नहीं हो पाया है। तो वो नहीं हो पाया है, तो अब अभी ये एक मूल्यों की ही बात रह गई है कि जो लेकिन मेरे ख्याल से ये आगे 10-15 वर्षों में ये आएगा कि एक वोट बैंक की तरह विकसित होगा। तो ये ऊपर से थोपा हुआ नहीं हो के एक राजनीतिक मांग हो जाएगी फिर की चीज़। ठीक है। नहीं, इन दोनों चीज़ों पर, एक तो अनिल यादव से इस महिलाओं के जो टिकट और रिजर्वेशन का मुद्दा है उस पर एक टिप्पणी के साथ, चूँकि चुनाव का माहौल है और चुनाव होने जा रहे हैं देश में, तो हिंदी में कुछ बहुत खूबसूरत कविताएं लोकतंत्र और राजनीति के ऊपर हैं, तो उनमें से एक आध हम चाहेंगे कि अनिल खुद पढ़कर पाठ करें उनका। ठीक है। ये महिलाओं वाले मामले पे मुझे लगता है कि एक तो पिछले 5 सालों में, 7 सालों में अगर कोई पॉलिटिकल या सोशल आंदोलन जैसी चीज़ बहुत इंटीग्रिटी के साथ और ईमानदारी के साथ पैदा होती हुई और ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वो महिलाओं का आंदोलन है। वो बहुत संगठित नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि इस बीच में महिलाएं समाज में हर लेवल पे हस्तक्षेप करने लगी हैं, खासतौर से अर्बन स्पेस में। और मीटू वाला जो आंदोलन था, जिसमें कि मोदी सरकार के एक मंत्री को, जो खुद भी एक ज़माने में बहुत बड़े पत्रकार थे और बाद में महाअवसरवादी राजनेता साबित हुए, एमजे अकबर, उनको पद से हटाना पड़ा। फिर उसके बाद एक आम धारणा पूरी सोसाइटी में है कि जो बीजेपी है वो पूरी तरह से महिला विरोधी और एक पैट्रियार्कियल पार्टी है।
इसीलिए ये मांग भी बीच बीच में उठती रही है। अपोजिशन या दूसरे जो सोशल ग्रुप्स हैं ये सवाल उठाते रहे हैं। पर ये बात तो सारी पार्टियों के लिए कही जा सकती है। नहीं, लेकिन अगर आप दूसरी पार्टियां महिलाओं के बारे में उन्हें मातृशक्ति, नारी शक्ति और पूजा वाला दर्जा नहीं देती, तो ये अभी करेंगे ये हिपोक्रेसी के साथ भी ये विरोधी हैं। हाँ, इसीलिए ये बात उठाई जाती है कि आरएसएस का कोई महिला चीफ क्यों नहीं हो सकता। इतने दिनों में आरएसएस 100 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन होने चला है, तो कोई महिला चीफ क्यों नहीं। तो ये जो महिलाओं के भीतर पोटेंशियल है, जो एक संभावना है कि वो एक पॉलिटिकल ग्रुप के बतौर, वो एक वोटिंग ब्लॉक के बतौर अपोजिशन के साथ आ सकती हैं, तो इसको सब एनकैश करने के लिए, इसको मेटलाइज करने के लिए नवीन पटनायक ने शुरुआत की है। और हाँ, एक ये भी देखिए कि अगर मोदी को किसी व्यक्तित्व ने, राजनीतिक व्यक्तित्व ने सीधे सीधे चुनौती दी, तो वो ममता बनर्जी, जो कि खुद एक महिला है, सीबीआई वाले मुद्दे पे। तो ये जो एक राजनीति हमेशा जो नेसेंट चीज़ें हैं, जो चीज़ें अभी ग्रो कर रही हैं, कल जा कर के भविष्य में एक ट्रेंड बन सकती हैं, उनको पकड़ती है और उनके सहारे अपने आप को समय के हिसाब से ढालती है। तो ये मुझे लगता है कि महिलाओं को के जो भविष्य में उनका वोट ब्लॉक बनने वाला है, राजनीति में, प्रशासन में, वर्कफोर्स में जो उनकी जगह बनने वाली है और पब्लिक डिस्कोर्स में जो उनको हैसियत हासिल होने वाली है, उसको टैप करने के लिए नवीन पटनायक ने, ममता बनर्जी ने शुरू किया है। और मुझे लगता है कि इनकी देखा देखी, शर्मा शर्मी भाजपा को भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ठीक बात है। और दूसरा तो दूसरा वो, अब चूंकि ये बात राजनीतिक और चुनाव से जुड़ी थी, दूसरा वो जो कविता का पाठ है, हाँ, नहीं, मैं ये कहता हूँ कि चुनाव एक ऐसा मौका होता है कि उस समय थोड़ी जकड़न ढीली होती है। जो पिछले 5 साल तक बड़ा भय का, खुरेजी का माहौल था और एक तरह से सरकार की आलोचना करने वालों को जिस तरह से ट्रॉल किया जाता था, धमकाया जाता था, हत्याएं भी हुई, वो थोड़ा ढीला पड़ा है। और हमेशा से हमारे यहाँ चुनाव एक तरह से राजनेताओं की आलोचना का, उनका मजाक उड़ाने का मौका, उनसे आमने सामने मुंह दर मुंह बात करने के अवसर के रूप में आता है। तो एक त्रिलोचन की कविता है, त्रिलोचन बहुत उस तरह के कवि, अवघड़ किस्म के कवि हुए, और जो कहा जाता है कि वो दिल्ली पहली बार आए बनारस से, तो जो प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव क्षेत्र है बनारस और दिल्ली, जहाँ संसद है, वो पैदल चलते हुए रेल की पटरी के किनारे किनारे आए थे। अब आने में उनको कितने दिन लगे होंगे मैं नहीं जानता ठीक, लेकिन वो पैदल बनारस से दिल्ली आए थे, रेल की पटरी के किनारे किनारे। अच्छा। तो उनकी एक बहुत पुरानी कविता है जिससे पता चलता है कि चुनाव का जो ये चरित्र है वो कोई नया नहीं है। आज से 30 साल 40 साल पहले भी चुनाव ऐसा था। तो उनकी एक कविता है चुनाव के दिन, मैं पढ़ रहा हूँ। इलायची में बसा हुआ रुमाल लगाया, आँखों पर कि बह चले आंसू, और साथ ही नाम किसान मजूर का लिया, और हाथ ही नया दिखाया नेता ने, स्वर नया लगाया उसी पुराने गले से। चकित थे सब श्रोता, कैसे शेर बन गया बिल्ली, कौन बात थी आज नहीं कुछ दिन पहले, किसकी बिसात थी इससे बातें करता, समय नहीं है होता बना बनाया उत्तर, और काम पड़ने पर बोला करती थीं उसकी ओर से गोलियां, बिछ जाती थीं 1-2 नहीं कई टोलियां, आज चिरौरी करता है घोड़ा अड़ने पर। ये चुनाव के दिन हैं, नाटक और तमाशे नए नए होंगे, ठनकेंगे ढोलक ताशे। वाह वाह, क्या बात है। तो ये है। तो और अब का जो चुनाव है, बल्कि इसमें एक और नई चीज़ शामिल हो गई है कि ढोलक और ताशे आलोचना के अलावा झूठ और अफवाहों पर चुनाव लड़ा जाने लगा है। बल्कि ढोलक और ताशे और सारी चीज़ों से मात्रा झूठ और अफवाहों की ज़्यादा हो गई है। ठीक है। खूबसूरत कविता के साथ हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे, जो कि शिलोंग टाइम्स से जुड़ी खबर है। शिलोंग टाइम्स पूर्वोत्तर का अखबार है, लेकिन ये आज़ादी के पहले के कुछ एक अखबारों में से एक अखबार है, और इस समय उसकी जो संपादक हैं पैट्रिशिया मुकीम, और उसकी पब्लिशर हैं, उनका नाम है शोभा चौधरी। अखबार में खबर छपी थी जो कि जिसका शीर्षक था व्हेन जजेस जज देमसेल्व्स, यानी कि एक वहाँ पर जज हैं हाई कोर्ट के पूर्वोत्तर के। बेसिकली वहाँ पे एक ही जज है और उसकी ब्रांच पूरे नॉर्थ ईस्ट में, जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के नाम से जानी जाती है। तो उनके जज ने बेसिकली एक जजमेंट पास किया था उन्होंने, और जिसके तहत उन्होंने जस्टिस SR सेन नाम है उनका, और उन्होंने जजमेंट ये दिया था कि जो रिटायर्ड जज हैं उनके परिवारों को
किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, वाईफाई की सुविधा, एक नौकर की सुविधा, टेलीफोन की सुविधा और गेस्ट हाउस, सरकारी जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर रहने की सुविधा, इस तरह की तमाम सुविधाओं की ज़रूरत उन्होंने वकालत की थी अपने एक जजमेंट में, जिसको लेकर एक ये इस शीर्षक से शिलोंग टाइम्स में खबर छपी। उन्होंने कहा था कि उनको मोबाइल का बिल भी मिलना चाहिए, 80,000 रुपये कुछ ऐसा था मोबाइल के लिए और ये सब। तो इस पर एक खबर छपी जो कि शिलोंग टाइम्स में, और शिलोंग टाइम्स की इस खबर से जज साहब इतने नाराज़ हुए। और बहुत दिलचस्प एक चीज़ इसमें ये है कि पिछले शुक्रवार को ही जब उन्होंने शिलोंग टाइम्स को ये 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया इस खबर के ऊपर, और जुर्माना न भरने की स्थिति में 6 महीने की सज़ा और साथ में अखबार को हमेशा के लिए बैन करने का, पूरे दिन उन दोनों को, संपादक और पब्लिशर को, एक कोने में बिठाए रखे जब तक कि कोर्ट की कार्रवाई चलती रही। और वो जज पिछले शुक्रवार को रिटायर हो गए। तो एक चीज़ होती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की 2 चीज़ों का टकराव हो रहा है हितों में। एक चीज़ ये होती है कि मैं अपने जाने से पहले अपनी चीज़ों का जुगाड़ कर रहा हूँ, ऐसा भी इस जजमेंट में दिखता है कि जो जज खुद रिटायर हो रहा है वो इतने बड़े पर्क्स और इतने बड़े उसके से संबंध में एक जजमेंट पास कर रहा है, और तिलमिलात में ये इस तरह का फैसला है। तो ये केवल इसको इसी मतलब जो एक चलते फिरते में कहने वाली बात हो आजकल हो गई है कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला हो गया है, कर रही हैं ये इससे ज़्यादा की बात है, क्योंकि ये हमला उधर से हो रहा है जो लोग खुद इसके संरक्षक के तौर पर देखे जाते हैं। नहीं, ये मामला मुझे नहीं लगता कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इस तरह का मामला है। सरकार या नहीं, ये हर सेक्शन में, जुडिशरी में भी ऐसे लोग हैं, बहुत आत्मकेंद्रित, स्वार्थी किस्म के लोग, जिनको लगता है कि सारी दुनिया के केंद्र वही हैं, जो सारे संसाधन हैं, सुविधाएं हैं, विशेषाधिकार हैं, सब उन्हीं को मिलने चाहिए। तो ये जो जज साहब हैं ये उसी तरह के आदमी लगते हैं। और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर इस तरह के और जज हों तो मुझ पे भी वो कंटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं स्वागत है उनका। कि मतलब उसमें ये है कि सिर्फ जजों के लिए नहीं, उनके परिवार, पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। मतलब उनको मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए पैसा मिलना चाहिए, उसका बिल मिलना चाहिए, गेस्ट हाउसेज मिलने चाहिए, टोल पे टैक्स फ्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर भाई मानते हैं कि आपका मस्तिष्क बहुत बढ़िया है और आप न्याय के हित में काम कर रहे हैं, तो आपके बच्चों को क्यों मिलना चाहिए? आपके परिजनों को क्यों मिलना चाहिए? मानवीय आधार पे, क्योंकि वो आप पे आश्रित हैं। तो आपको ये क्यों नहीं दिखता कि अगर आपका बेटा आप पे आश्रित है तो दूसरे लोगों के बेटे भी जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, वो भी तो आप पे आश्रित हैं। आप उनके लिए भी कोई फैसला दीजिए कि जितने बहरे लोग हैं इस देश में, सबको हियरिंग एड मुफ्त मिलना चाहिए, जितने लंगड़े लोग हैं उनको चलने के लिए वो मिलना चाहिए, बीमार लोगों को लिए इलाज मिलना चाहिए, अनपढ़ लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये है कि एक बहुत आत्मकेंद्रित किस्म के, स्वार्थी किस्म के जज ने फैसला दिया। और पैट्रिशिया मुखीम पुरानी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वो सिर्फ संपादक ही नहीं है, वो वहाँ पे खासी समुदाय के और जितने आंदोलन वगैरह होते हैं उनमें वो आगे रहती हैं। तो उन्होंने बिल्कुल ही ठीक कहा, उन्होंने जो लिखा उसका मतलब यही है कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर आप अपने में बाटे। ठीक बात है। आनंद, एक चीज़ एक तो ये है कि जब तक आप पद पे हैं तब तक तो तमाम तरह की सुविधाएं, पर्क्स, ये सब तो उससे जुड़े हुए हैं, सबको पता है। रिटायरमेंट के बाद भी मेरे ख्याल से जजों को पेंशन अभी भी मिलती होगी, है ना? जजों को तो पेंशन के दायरे में रखा ही गया है। और ये उसी लिए है कि आप जब कोई सेवा नहीं दे रहे हैं, जब आप रिटायर हो चुके हैं सेवाओं से बाहर उसकी, तब भी आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे मेरे ख्याल से। और उसमें भी उसी तरह से उसको रिव्यू किया जाता होगा, जैसे तमाम वेतन आयोगों के जरिए लोगों के वेतन रिव्यू होते हैं, तो पेंशन भी रिव्यू होता होगा। इसके बाद जब इस तरह की डिमांड या इस तरह के जजमेंट आते हैं तो ये कहीं ना कहीं, जो अनिल ने बात कही कि एक बहुत आत्मकेंद्रित, उससे भी ज़्यादा एक बहुत ही स्वार्थी और एक बहुत आराम पसंद जीवन शैली को उन्मत्त एक आदमी का जजमेंट कहा जाना चाहिए। कि आप जब कोई सेवा नहीं दे रहे हैं, जब आप किसी लायक, तब भी आपकी सेवा से जुड़ा एक पेंशन का जुगाड़ है कि आप उसमें अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, तब भी आपको चाहिए ये। नहीं, ये तो सामान्य परिस्थिति की बात है, लेकिन अभी आपातकालीन परिस्थिति में भी पिछले साल शिमला में पानी की कमी हुई थी, तो हिमाचल प्रदेश का जो वहाँ उच्च न्यायालय है उसके किसी जज का कहना था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे नहीं, जो पहले जो उस पानी पे जो है जज क्वार्टर्स में पहले आए, तो पानियों का सप्लाई जो है, पानी का जो सप्लाई है वो पहले जज क्वार्टर्स में हो। तो आपातकालीन में भी इनका जो है अधिकार पहले है थोड़ा, तो
हाँ ये हुआ था पिछले साल शिमला में हुआ था ये। स्मशान पे भी पहले जलाने का अधिकार तो मिलना चाहिए, भीड़ होती है, भीड़ ज़्यादा होती। दूसरा है कि इन्होंने जिस तरह के का वहाँ दंड जो दिया तत्कालिक दंड बिठा के रखा पीछे पूरे वहाँ बैठाने का, स्कूल वाला जो स्कूल क्लासरूम वाला दंड, इसमें जो न्यायपालिका है ये तो फिर भी हाई कोर्ट के जज हैं। जो डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में जाइएगा और लोअर कोर्ट में जो जजेज होते हैं उनकी का सबसे बड़ा खुंदक होता है कार्यपालिका। वो उनको डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़कर जो और वो जो सामाजिक प्रतिष्ठा, वो पॉपुलरिटी या वो लोगों में वो पावर की कमी, उनको ये बहुत कचोटता है, मिलता नहीं है। और आप डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में देखिएगा किसी कोर्ट में अगर वहाँ के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की पेशी हो गई तो जज बहुत खुश होता है कि एक आईपीएस ऑफिसर उसको सैल्यूट करेगा। 2 घंटे बाद बुलाता है, 2 घंटे बाद बुलाता है, कुछ डांटता भी है ज़बरदस्ती का कि देखो कि हाँ। तो ये भारत में ये इसको जो न्यूसेंस वैल्यू है कि हम भाई देखो हमारा भी एक भोकाल है भाई, तो वो है। ये इस दंड में भी वही दिख रहा है कि वहाँ बैठो, ये करो। ये तो जैसे ये वाले में तो ठीक है कि ये दिख रहा है, लेकिन हेडमास्टर बंद कर देने या 6 महीने जेल भेजना वो बहुत सीरियस इसके वो हैं। अगर इसको हेडमास्टर मतलब मैं बोल रहा था दंड के ये तरीके, ये जो है वो मानसिकता वहीं से आती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एक के हाँ। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि मीडिया के बहुत सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं कि किसी भी संवेदनशील और अच्छे जज को, अब जैसे जो चैनल सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे हैं, जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, जो हिस्टीरिया फैला रहे हैं, क्यों नहीं कोई जज सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता और इनको बुला के दिन भर बिठाता, इनको जेल भेजता, इनको रोकता। मुझे एक चीज़ याद आई, मतलब जब मार्कंडे काटजू या कोई नाम शायद मैं मिस कर रहा हूँ, और वो निकलते थे, उनके रास्ते में कहीं कूड़ा दिख जाता था तो सुओ मोटो एमसीडी वाले के ऑफिसर्स को बुला लेते थे कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है शहर और में। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मतलब देहरादून का जो मेन चौक घंटाघर चौराहा जो हुआ करता था, वहाँ पे बहुत तगड़ा बॉटल नेक बनता था और बहुत भयंकर जाम लगता था। उस पर नैनीताल हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, एक एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया था, और उसके बाद तस्वीर बदल गई थी शहर की व्यवस्था की, पूरी चीज़ें उसने सबमिट करी। इस मामले में 1-2 चीज़ें हैं। एक तो मेरिट पे अगर इस मामले को देखिए तो वहीं आपको प्राइमा फेसाई समझ में आता है कि ये जो जज हैं इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल पर्सनल इंटरेस्ट में किया है। एक तो पहली बात तो वो काम ही जुडिशरी का नहीं है, आपको क्या पर्क्स मिलेंगे, आपको क्या सैलरी मिलेंगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन का, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। एक तो आपने जानबूझ के सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके अपने ही मैटर में सुनवाई करके आपने एक फैसला दे दिया अपने लिए। और उसके बाद जैसे अभी आनंद सर ने कहा वो बिल्कुल सही बात है, भारत की जो बॉडीज़, जो इंस्टीट्यूशंस आज भी सबसे ज़्यादा सामंती हैं, उनमें जुडिशरी सबसे ऊपर है। ठीक है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बता सकता हूँ क्योंकि उसी बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे फादर लीगल बैकग्राउंड से आता हूँ। तो नैनीताल हाई कोर्ट में कभी देखिएगा ठंडी जगह है तो अधिकतर वकील जो हैं बाहर लॉन में ही धूप में खड़े रहते हैं। तो सुबह जब जज की गाड़ी आती है तो वकील इस कोण में झुक के सलाम उस गाड़ी को करते हैं, जैसे कभी मतलब मुगल या सल्तनत में जब फरमान जारी हुआ करता था कि किस कोण में झुका जाएगा और पहुंचते थे दरबार में कितनी बार आप हाथ जमीन से लगा के सर पे लगाएंगे उठा के, तो उस कोण में पूरे के पूरे वकील वहाँ झुक जाते हैं। मतलब कुर्सी की इज्जत करना एक अलग बात है कि आप चेयर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो जस्टिस के इक्विवेलेंट है, आप जज को नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल जब जज अपनी गाड़ी से निकल के जा रहा है और आप ऐसे झुक जा रहे हैं उसके आगे, वो सीधा सीधा बताता है कि ये कितना फ्यूडल है। और उसके अधिकतर हाई कोर्ट्स में ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जैसे हमने जैकेट पहनी है तो जैकेट के अगर बटन खुले हैं तो अर्दली बाहर टोक देगा कि भैया जैकेट के बटन बंद करो, ऐसे आप अंदर नहीं जा सकते। तो इतना ज़्यादा सामंती है वो पूरी प्रवृत्ति। और जिस तरह से इनको बोला गया कि 2 घंटे तक वहाँ किनारे बैठ जाओ, जिस तरह से धमकी दी गई कि वरना बैन कर दिया जाएगा, अखबार बंद कर दिया जाएगा। अखबार बंद करने का प्रोविजन कहीं से कहीं तक नहीं है, किसी भी एक्ट में नहीं है। आप उन पे पेनाल्टी लगा सकते हैं अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। लेकिन बात है कि उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी के लिए हामी भरी,
उसके बाद भी खारिज किया गया इन सब नहीं, तो चीज़ों। उन्होंने उस पे जज साहब ने कहा कि ये जो अनकंडीशनल अपॉलॉजी है ये एक टैक्टिक्स है, सजा से बचने की टैक्टिक्स है, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। मेरी तो समझ में नहीं आई बात कि हम होता ही यही है कि सजा से मानने के लिए रास्ता दिया जाता है कि आप माफी मांग लो, खेल खत्म हो जाएगा। और मतलब तो उनकी खुन्नस इसमें बहुत क्या है? ज़्यादा थी। उनकी एक चीज़ और खुन्नस बहुत समझिए ज़्यादा इसमें कि जो डिफेंस के वकील थे, इन लोगों को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, अखबारों को और उनके एडिटर्स को, उन्होंने जब मुकदमा चला तो उन्होंने कोर्ट से ये भी कहा कि अगर आप पनिश ही कर रहे हैं तो चार्जेस फ्रेम कीजिए, स्पेसिफिक चार्जेस फ्रेम कीजिए, और फिर ताकि उन पे मेरिट पे बहस तो हो। तो स्पेसिफिक चार्जेस फ्रेम नहीं किए और ऊपर से ये कमेंट भी कर दिया कि इनका पुराना इतिहास रहा है कंटेम्प्ट करने का। तो मतलब एक ब्लैंकेट आपने आरोप लगा दिया और उसी पे आपने सजा दे दी, जबकि आपने, अगर आप कह रहे हैं कि इनका इतिहास रहा है तो कम से कम 4 उदाहरण दीजिए कि आपने पीछे तब ये मामलों पे आपने इसी तरह का वो किया था, और ऐसे ब्लैंकेट आरोप लगाते हुए सजा सुना दी गई है। ठीक बात। आनंद, इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग, इसी इशू पर इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक स्ट्रॉन्ग बहुत लिखा एडिटोरियल। नहीं, वहाँ गुवाहाटी में 3 दिन बाइकआउट हुआ है। गुवाहाटी के अखबारों ने इस बाइकआउट किया। सरकार का हम कोई ऐड नहीं छापेंगे, तस्वीर नहीं छापेंगे, खबर नहीं लगाएंगे। जर्नलिस्टिक लिहाज से देखा जाए तो ये पत्रकारिता के हिसाब से देखा जाए तो पत्रकारों को का रिएक्शन किस तरह का होना चाहिए, मतलब इस पे जजों के इस पे, क्योंकि डेरोगेटरी पावर इतने ज़्यादा हैं कि लोग बहुत कैलकुलेट करके तौल के चल रहे हैं कि इसमें क्या बोलना है, क्या लिखना है। एक इंडियन एक्सप्रेस के अलावा और नॉर्थ ईस्ट के जो जैसा असम वाली जो घटना है कि उन्होंने ऐड को बैन कर दिया। सरकार के इस जजमेंट को कोई और बहुत आर्टिकुलेटेड तरीके से कोई उसको डिमोलिश करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, जबकि ये मीडिया के ऊपर एक तरह से ये सरकार नहीं है तो जुडिशरी, सॉरी, मतलब इस निर्णय पर हाई कोर्ट के जज के, मेरे ख्याल से इसमें कोई भय की बात नहीं है। ये इतना अति प्रकृति का निर्णय है हाई कोर्ट का कि इसमें बहुत सारे न्यायपालिका के लोग भी इसका समर्थन नहीं करेंगे, और अगर इस मुद्दे को आगे तक परसू किया जाए सुप्रीम कोर्ट तक, तो ये मेरे ख्याल से निर्णय भी स्ट्राइक डाउन हो सकता है। अच्छा, स्ट्राइक डाउन हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि न्यायपालिका भी इतना अति पर जाकर इस पर बैन कर देगी, करेगी, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस भी बनता है जज का ही। इसमें जो कमज़ोर विकेट पर है, न्यायपालिका कमज़ोर विकेट पे है, क्योंकि ये अवमानना जो है कोई साधारण मामले में नहीं है, उसमें खुद वो एक स्टेक होल्डर है। अच्छा, और जैसे आपने कहा सर कि मतलब बाकी के जो अखबार हैं वो क्यों नहीं इतनी मुखरता से सामने आ रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के अलावा, या हिंदू ने शायद एक टिप्पणी लिखी है उसके अलावा, मुझे लगता है कि मतलब उसका सेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है हम लोगों को भी मीडिया में, कि कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उनको उन पे किस तरह से लिखा जाए या किस हद तक उनको क्रिटिसाइज किया जाए, कैसे एनालाइज किया जाए, इसमें बहुत कतराते हैं लोग और इस चक्कर में उसे छोड़ ही देते हैं उस टॉपिक को। मतलब उसको लेकिन थोड़ा भी ध्यान से अगर किया तो एक्सप्रेस ने बाकायदा आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को कोट करते हुए लिखा कि कैसे ये चीज़ें एकदम पूरी तरह गड़बड़ हैं और इसको रिकंसीडर। और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं, मुझे लगता है कि हर मीडिया हाउसेस को कम से कम वो जजमेंट्स पढ़ने चाहिए 1-2 बार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली ये बताया है कि कोई भी जजमेंट जो है वो पब्लिक क्रिटिसिज्म से ऊपर नहीं है। उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, उसके मेरिट्स पे क्रिटिसाइज किया जा सकता है, जब तक कि आप जजमेंट देने वाले जज के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे हैं कि इसने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, मतलब इसके पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से इसने फैसला मतलब उसका प्रभाव पड़ा है फैसले में। जब तक आप ऐसे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं किसी जज के ऊपर पर्सनली, बिना किसी वैलिड ग्राउंड के, जनता को और प्रेस को पूरा अधिकार है कि मेरिट्स पे किसी भी जजमेंट को क्रिटिसाइज किया जा सके। वो हम देखते हैं ना, अफजल गुरु के बाद भी वो जो इतना बड़ा फैसला आया था उसका भी वैलिड क्रिटिसिज्म हुआ, और जिस हद तक वो ठीक था उस हद तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी इस तरह से मना नहीं किया कि इस पे आप चर्चा नहीं कर सकते या पब्लिक में डिबेट नहीं कर सकते। अनिल, आपको कुछ कहना था इस पे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो तब होगा कि जब मीडिया हाउसेज में संविधान को जानने वाले, कानून को जानने वाले, कॉमन सेंस वाले, पॉलिटिकल समझ वाले पत्रकारों को तरजीह दी जाएगी, उनको ग्रो करने दिया जाएगा। इन दिनों जो हम माहौल देखते हैं, इन दिनों मीडिया हाउसेज में अफवाह फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले, गला फाड़ने वाले, मदारी की तरह गला फाड़ने वाले और एक तरह से इंटरटेन करने वाले, मनोरंजन करने वाले पत्रकारों की पूछ है। तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि जो एक मीडिया में पुराना फैशन रहा है कि जुडिशरी को इसलिए नहीं क्रिटिसाइज करना है कि कहीं कंटेम्प्ट ना हो जाए, तो ये टूटने के आसार नहीं दिखाई देते। ये तो तभी होगा कि जब
इस तरह के लोगों को मीडिया प्रमोट करे, अभी मदारियों को नहीं, सचमुच कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले, कानून को समझने वाले और इतनी हिम्मत रखने वाले कि वो सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकें, उसका पोस्टमार्टम कर सकें और थोड़ा आगे तक देख सकें। तो अभी इसमें वक्त लगेगा, अभी तत्काल तो बहुत आशाजनक परिदृश्य नहीं है। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये समय को देखते हुए आखिरी विषय होगा, जो कि 2 विषय हैं और मैं चाहूँगा कि इसमें से किसको चुनना है आप लोगों से भी राय। एक तो सर्फ एक्सेल के विज्ञापन को लेकर हुआ विवाद और दूसरा अनंत कुमार हेगड़े का जो बयान आया है राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार के प्रति, उसमें तो दोनों में किस पर मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप इस तरह से देखिए कि इस देश में इधर ऐसे लोग, थोड़ा सा मैं अपने श्रोताओं को ब्रीफ कर दूं और उसके बाद वही बेसिकली विज्ञापन का विवाद इस तरह से है कि 2 बच्चों के ऊपर एक विज्ञापन सर्फ एक्सेल का है जिसमें बच्चे को मुस्लिम के रूप में दिखाया गया है और एक लड़की है जो कि हिंदू के तौर पे, और होली खेल रहे हैं बच्चे, जिसमें लड़का निकलता है और नमाज़ पढ़ने जाना है उसको। तो कैसे इसके इर्द गिर्द रचा गया है पूरा, और मुश्किल से मुश्किल वो 5 से 6 साल के बच्चे हैं, दोनों 6-7 साल के। और दूसरा विवाद है अनंत कुमार हेगड़े, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के बड़े नेता हैं। उन्होंने अच्छा, एक तो ये उनकी जानकारी का मतलब जो दायरा है वो निरंतर बहुत समृद्ध होता जा रहा है। उसमें उसी का एक और नमूना है कि उनका ये कहना है कि क्रिश्चियन, जो कि ऑब्वियसली सोनिया गांधी की तरफ होगा, और मुस्लिम जो कि उनको पता नहीं है कि फिरोज गांधी शायद पारसी थे, तो इन सब के मिक्स से बना हुआ जो आदमी है वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है। तो इस समय में भी आके उनको अभी इन सब चीज़ों की ही पड़ी है। तो अनिल, आप जो कह रहे थे कि दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई, मुझे इस तरह से जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं कि इन दिनों ऐसे लोगों की भरमार है कि जो ये बताने में लगे हैं कि धर्म क्या है, राजनीति क्या है, हिंदू क्या है, और उसमें भी मतलब ये सब जो बताया जा रहा है ये झूठ, अफवाह, उनकी विकृत कल्पना और पॉलिटिकल मोटिव्स के साथ बताया जा रहा है। तो अब जो लोग इस विज्ञापन की, सर्फ एक्सेल वाले की आलोचना कर रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदू क्या होता है और मुसलमान क्या होता है, जबकि हम ये जानते हैं, अपने अनुभव से जानते हैं कि मुसलमान के बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जो होली खेलता है, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ताजिया मुहर्रम में भागीदारी करता है, उनकी नात में जाता है, उसकी मजलिसों में जाता है। हम ये जानते हैं कि मुसलमानों में मूर्ति पूजा की और बुत परस्ती की मनाही है, लेकिन मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो मज़ारों में, खानकाहों में, दरगाहों में और मंदिरों में आता है। तो हमारे यहाँ जो कंपोजिट कल्चर है उसको ध्वस्त करके, उसको ख़त्म करके, इन दोनों के बीच कैसे तफरका हो, अलगाव हो, ये दोनों कैसे एक दूसरे के शत्रु बने, एक दूसरे को कैसे मारें, काटें और हिंसा फैलाएं, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो और ताकि लंबे समय तक सत्ता में रहना सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए ये व्याख्या हो रही। दूसरी तरफ जो अनंत हेगड़े जैसे लोग हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि रक्त शुद्धता बहुत बड़ी चीज़ है, ब्राह्मण होना बहुत बड़ी चीज़ है, और जबकि वो जानते हुए भी इस बात को भुलाना चाहते हैं कि इस देश में किसी का रक्त शुद्ध नहीं बचा है, बच नहीं सकता है। इतनी सारी कौमों का, इतनी सारी प्रजातियों का मिश्रण है कि कोई क्लेम नहीं कर सकता, और शुद्ध होता भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल, जिसको बुलशिट कहते हैं अंग्रेजी में, उस तरह की बातचीत है और इसको बहुत महत्व देना ठीक नहीं है। अनंत हेगड़े जैसे लोगों को ऐसे ही अपने ही वीराने में छोड़ दिया जाए तो हाँ, वो अपने आप ही समाप्त होने के लिए अभिशप्त हो जाए। इसके अलावा सर्फ एक्सेल वाले विवाद से जुड़ा मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई। एक तो ये कि किसकी प्रतिक्रिया पर कौन लोग प्रतिक्रिया दे रहे थे। एक तो वो लोग जिन्होंने इस पूरी बहस को शुरू किया कि क्यों हिंदू और क्यों मुसलमान, उसकी प्रतिक्रिया में जो लोग आए और उन लोगों ने जिस तरह से इसको सर्फ एक्सेल का सेल्फी लेना शुरू किया और ये सब, ये उन लोगों को भी, पहली बात तो ये कि जो पॉपुलर कल्चर में जो स्टीरियोटाइप्स है उस पर मैं चाह रहा था कि बातचीत हो। आज़ादी के बाद से इस तरह की कहानियाँ हम देखते चले आ रहे हैं, और समस्या यहाँ पे आती है कि वही जंजीर फिल्म में भी हमने देखा और शोले में भी देखा, जब आपको मुसलमान दिखाना होगा तो टोपी पहना के और पजामा कुर्ता पहना के। और दूसरा, इतना छोटा बच्चा है, उसकी पूरी समझदारी को आपने इतने बड़े स्तर पे ले जाके दिखा रहे हैं कि एक लड़का 5 लड़कों 10 लड़कों के बीच में झक सफ़ेद पजामा कुर्ता और टोपी पहन के जा रहा है, और उसको इतना उस ध्यान है कि उसको नहीं नमाज़ पढ़ना है, रंग नहीं पड़े। जबकि सामान्य सी सोच अगर किसी आदमी की होगी तो वो 2 मिनट में ये समझ जाएगा यार कि 4 लड़कों को छोड़ दीजिए और वहाँ पे आपस में लड़ाई कर रहे हो, तो कौन लड़का उस उम्र में नमाज़ पढ़ने के लिए इतना डेडिकेटेड होता है कि नमाज़ पढ़ेगा, और वो भी
इतने सारे लड़कों का जो मस्ती कर रहे हैं उनका साथ वो छोड़ तो पहले के खेलने के लिए ही भागेगा। तो ये तो सामान्य इन सब चीज़ों को समझाने में, दिखाने में भयंकर रूप से स्टीरियोटाइप का इस्तेमाल पॉपुलर कल्चर करता है, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे मॉडलिंग हो, चाहे ये सब टीवी हो, और उसके पीछे लोग प्रतिक्रिया देते हैं और इन सब चीज़ों को बहस में ले आते हैं ज़बरदस्ती। और मतलब एक छोटी सी उसमें ये भी विडंबना है कि सर्फ एक्सेल जैसी चीज़ों को आमतौर पे जो इतनी बड़ी जो MNCs हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनका विरोध गालियां देते हुए रहते हैं लोग, और अचानक से चूंकि ये बात उनके खिलाफ जा रही या इनको पसंद नहीं आई तो वो सर्फ एक्सेल के पक्ष में फ़ोटो खिंचाने लगे लोग। तो ये सब भी है। तो पॉपुलर कल्चर इन चीज़ों को, इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने की दिशा में एक भी कदम नहीं पिछले 40, 50, 60 सालों में बढ़ पाया। उस पर मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाह रहा था। अब देखिए, आप किनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ेगा? सबसे ज़्यादा जो उम्मीद हो सकती थी वो पॉलिटिक्स से हो सकती थी, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं, कॉरपोरेशंस हैं, जो उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जो बनाते हैं ये विज्ञापन, ये तो हमेशा जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठाते हैं ताकि ये अपने सामानों को वहाँ पहुँचा सकें माइंडसेट के हिसाब से। इनका मकसद नए उपभोक्ता पैदा करना, अपना सामान वहाँ तक बेचना है। इनका मकसद लोगों का माइंडसेट बदलना और समाज सुधार करना और लोगों की चेतना बढ़ाना नहीं है। ये जिनका दायित्व है पॉलिटिक्स की, वो बल्कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की तरह काम करने लगे। वो जनता को शिक्षित बनाने, जागरूक बनाने और उसको ज़्यादा समझदार बनाने के बजाय इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की ही तरह उनकी जो कमजोरियां हैं, जात की कमजोरी, धर्म की कमजोरी, उनका जो लालच, उनका जो अंधविश्वास है, उसका फ़ायदा लेने में लगे। ठीक बात। तो ये सही बात है, इस तरह की एजेंसी की बहुत ज़रूरत है जो इन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करे, लेकिन दुर्भाग्य से ये काम नहीं हो रहा है। राजनीतिक दल भी जनता की कमजोरियों का फ़ायदा ही उठा रहे हैं, लेकिन जनता का ही, लोगों के बीच का ही एक हिस्सा जो अवेयर है, जैसे हम आप इसकी बात कर रहे हैं, हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं कि ये वाहियात विवाद है, इसका कोई मतलब नहीं, तो कल को वो भी दिखाई देगा। लेकिन अभी तो जिनको इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना था वो और मजबूत कर रहे हैं। आनंद, स्टीरियोटाइप्स पे ही मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा था। नहीं, ये जो विज्ञापन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब देखने में जो उस पे जिस तरह के उसके मायने लगाए जा रहे हैं उसका एक संदर्भ हो सकता है, लेकिन उसके वो मायने जो है एक साधारण विज्ञापन से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात है कि एक अंग्रेजी में एक कथन है कि दैट विच डोंट एट्रीब्यूट मैलिस टू समथिंग विच कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय स्टूपिडिटी। तो जो ऐसे चीज़ों में द्वेष नहीं देखिए जो मूर्खता से समझाया जा सकता है। तो ये विज्ञापन में जो है, मैं सांप्रदायिक स्तर पर कोई प्रॉब्लम नहीं देखता हूँ, लेकिन ये अनइमेजिनेटिव ऐड है। एग्जैक्टली, बहुत औसत दर्जे का बिना विचार पूर्ण ऐड है। और सबसे विचार की कमी अंत में दिखता है, जबकि साइकिल में जो है कोई खड़ा होने का जगह नहीं बना है। अंत में देखिएगा कि वो जो है गार्डलेस टायर है और वो खड़ा है, बैठा दिया तो बैठा है, कहाँ बैठा था पता नहीं। तो ये तो खैर वो ये बात है। देखिए, जो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ हैं उसमें दो तरह के हो सकता है। एक जिसको बताया जाता है सैलड मॉडल, सैलड के सभी समुदाय अलग अलग हैं सैलड की तरह और अपने अपने समूहों में रह रहे हैं, अपने गेटोज़ में। एक मेल्टिंग पॉट मॉडल जो सब मिल आके सभी समुदाय हैं। ये जो है भारत में दोनों देखा जाता है। गेटोवाइजेशन जो है सैलड मॉडल ज़्यादा देखा जाता है, मेल्टिंग पॉट भी है। ये सैलड वाले को प्रीडोमिनेंस दे रहा है कि सब अपने अपने में रहो, गेटोज़ में रहो, तुम एकदम रंग बिरंगे, उसके बीच में भी झक सफ़ेद बने रहो। तो और ये इस पे ये प्रतिक्रिया एक तो मूर्खता में आई, जो सांप्रदायिक मूर्खता में। दूसरा है कि इसका संदर्भ पिछले साल होली में जो एक फेक नैरेटिव रहा, जो बाद में लैब रिपोर्ट से आया कि वो सीमेन फील्ड बैलून्स और ये वो उपद्रवित तत्व हैं, जो हैं उपद्रवित तत्व होली में होते हैं, लेकिन उसका एक सांप्रदायिक वो उस संदर्भ में भी कुछ अति प्रतिक्रियाएँ आई इस पर, तो वो भी एक है। हाँ बताइए राहुल। मैं थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव में इसको देखने की अगर कोशिश करता हूँ तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि सर्फ एक्सेल ने वो ऐड क्यों बनाया, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट बेचना।
कोई मैसेज देना और ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं। सबसे पहले है कि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो वो खांटी बाजारवाद से निकला हुआ विज्ञापन है। और बाज़ार हर चीज़ को बेचना जानता है, उसका एक ही नियम है और मुनाफा है। वो उस चे गुवेरा को भी बेच देता है जो बाजारवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गया। उसको सबसे बड़ा प्रतीक बाजार ने बनाया और टी शर्ट से लेके और सारी चीज़ों टोपी तक में सब बहुत अच्छे से बेच के ज़बरदस्त मुनाफा कमा लिया। अब और एडवर्टीजमेंट उस बाजारवाद का एक बहुत मजबूत टूल है कि हम तो राजनेताओं से उम्मीद करते हैं कि वो स्टीरियोटाइप्स तोड़ेंगे, लेकिन अब तो राजनेता धीरे धीरे एडवर्टीजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब उनकी राजनीति ही एड पे इतनी डिपेंडेंट हो गई है। प्रशांत किशोर उनकी राजनीति चला रहा है। प्रशांत किशोर जैसा आदमी जी उनको मार्केटिंग के तरीके बता रहे हैं कि आप ऐसे अपने आप को बेचिए। जितने इवेंट फोकस्ड पॉलिटिशियंस के कार्यक्रम हैं, ये सब विज्ञापन का ही तो एक चरण है। तो उस विज्ञापन के हम बाकी और उसको उतनी बारीकी से, जैसे जो आपने एक्सप्लेन किया कि उसकी अगर उसको सच में क्रिटिसाइज़ किया जाना था तो इन चीज़ों को देख के क्रिटिसाइज़ किया जाना था कि वो किस तरह के स्टीरियोटाइप्स को लगातार रीइंफोर्स कर रहा है, कैसे लगातार उन्हीं स्टीरियोटाइप्स को मजबूत कर रहा है, उन इमोशंस को बेच कर अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हुए वो कैसे स्टीरियोटाइप्स को मजबूत कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो एक फौज खड़ी है जिसने उस एड में और कुछ नहीं देखा, सबसे पहले लव जिहाद देख लिया। मतलब वो 4-5 साल के बच्चों में उन्होंने लव जिहाद देख लिया और बॉयकॉट करने के लिए निकल गए। बॉयकॉट करने के लिए उसके अपोजिट में चलाने लगा कि एक मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का दिखा के, और ये वाला फोटो क्यों नहीं होना चाहिए। मतलब ये मानसिक रूप से लगातार बीमार होते जा रहे समाज की भी निशानी है कि दो बच्चों के विज्ञापन में कुछ लोगों ने अपनी सांप्रदायिकता ढूंढ ली और वो अब मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़का रंग खेलते हुए उनको चाहिए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कि पूरे इस खेल में इन बड़ी चीज़ों को नज़रअंदाजी कर दिया। तो ये तो होता ही है। नहीं, राहुल अपनी बात पूरी कर। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि वो उस एड का अगर एक्चुअल क्रिटिसिज्म होना चाहिए था तो उस पर्सपेक्टिव में समझते हुए होना चाहिए था। पहली चीज़ तो यही थी कि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए बनाया गया। ये एक ऐसी चीज़ है जो इमोशंस को बेच के अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट को सामने लोगों के लेके आ रहा है। मतलब वो जैसे बाबा रामदेव हैं कि वो योगा करते करते लोगों को चाउमीन खिलाने लगे और लोगों को पता ही नहीं लगा कि मतलब कब इनका एजेंडा एकदम ऐसे शिफ्ट हो गया कि वो राष्ट्रवादी फटी हुई जीन्स बेचने लगे जो कहते थे कि मतलब एक्टिंग कर करके दिखाते थे कि जीन्स पहनने के लिए तो आपको ऐसे लेटना पड़ता है और ये करना पड़ता है। अब वो वही जीन्स बेचने लगे। एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछ लिया तो कहते नहीं, ये उतनी नहीं फटी है, कम फटी है, राष्ट्रवाद इसमें सुरक्षित है। हाँ, कहा कि जितने हमारे संस्कार अलाउ करते हैं उतनी ही फटी है। इस पर्सपेक्टिव में एक्चुअली इसको देखा जाना चाहिए था कि एक ये जो 4-5 सालों में आया है एक बदलाव छोटा सा, वो ये भी है बाबा रामदेव जैसे तमाम कैरेक्टर जिन्होंने मतलब रिलीजन तो क्या कहा जाए उसका बड़ा इस तरह की व्याख्याएं कर करके चीज़ों को बहुत हास्यास्पद बनाने का काम किया है। और वो सारे की सारी चीज़ें जो कि हिंदू धर्म से जुड़ी है, लोग बाबाओं को किस तरह से देखने, और मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो तीसरा आदमी है जो न्यूट्रल है, वो इन बयानों को सुन के सोच के देख के क्या सोचता होगा कि राष्ट्रवादी स्तर तक, जहाँ तक राष्ट्रवाद अलाउ करता है वहीं तक हमारी जीन्स फटी है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इस एड का सबसे पहले विरोध जो हुआ वो बाबा रामदेव की तरफ से हुआ। उन्होंने सबसे पहले इस एड को डाला और बताया कि ये कैसे हिंदुओं के खिलाफ या धार्मिक रंग, इसको कम्युनल एंगल दिया। और यूनिलीवर के वो बहुत लंबे टाइम से हिंदुस्तान यूनिलीवर के विरोध में अपने लगातार प्रोडक्ट्स भी उतार रहे हैं, लगातार क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके बहाने इसको लपेटने की कोशिश की, लेकिन लोगों को तब भी मतलब ये मैसेज नहीं गया कि बाबा रामदेव इसको क्रिटिसाइज करते हुए अपने बाजार के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक बात। तो हम अपनी आज की चर्चा को यहीं रोकेंगे, उससे पहले रिकमेंडेशन का राउंड पूरा कर लेते हैं। राहुल, आपसे ही शुरू करते हैं। आपका क्या रिकमेंडेशन होगा हमारे श्रोताओं के लिए? 2 रिकमेंडेशंस हैं। एक मूवी है नेटफ्लिक्स पे, बहुत क्यूट मूवी है, उसका नाम है हल्का। वो बेसिकली इंडिया में टॉयलेट्स की जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर बनाई गई है, लेकिन जब आप उसको अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा के वृक्ष देखते हैं तो वो अक्षय कुमार की एक मूवी है जो हल्ला बहुत मचाती है और कहती कुछ नहीं है। उसके बरक्स एक ये मूवी है जो बहुत लो बजट फिल्म है और एक छोटे से बच्चे को अपना नायक बना के बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत बारीक तरीके से उस स्टोरी को रखती है। और दूसरा रिकमेंडेशन एक किताब है विद्यासागर नौटियाल जी की, यमुना के बागी बेटे। ये 1930 में टिहरी राजशाही जो थी उसके खिलाफ कैसे वहाँ के यमुना घाटी के जो लोग थे, रवाई एक एरिया है वहाँ के, रवाल्टा लोगों ने कैसे उसके खिलाफ एक विद्रोह किया था। और वो आज भी इसलिए बहुत एप्ट है, आज तक भी वो कहानी जिस तरह से उन्होंने बताई है, क्योंकि मुद्दे लगभग वही हैं। जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है मूल निवासियों की, उस समय वो राजा से लड़ रहे थे। जब राजा उन प्रोडक्ट्स को
ब्रिटिशर्स को या बाहर बेच रहा था, आज राजा की जगह मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं। तो बहुत खूबसूरती से वो किताब उस मुद्दे को रखती है। ठीक बात। आनंद, आपका रिकमेंडेशन? मेरा भी 2 है। पहला है कि विश्व में, भारत में खासकर विश्व में भी, वो ब्रेक्सिट को लेके हो या भारत में या फिर अमेरिका में, या राष्ट्रवाद की जो अभी चर्चा चल रही है, तो उस पर फॉरेन अफेयर्स जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की का एक एकेडमिक जर्नल है, उसने न्यू नेशनलिज्म करके एक स्पेशल इशू निकाला है। उसमें 6-7 बहुत अच्छे निबंध हैं समकालीन विश्व स्तर के बड़े इतिहासकारों का। न्यू नेशनलिज्म। उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि जो पहचान की राजनीति है, राष्ट्रवाद भी उसी का एक है फॉर्म, वो जाने वाला नहीं है। वो तमाम विचारों की तरह, उदारवाद या मार्क्सवाद की तरह कभी ऊपर नीचे रहेगा नीचे है। 80 के दशक में करीब जब मार्क्सवाद के विदाई के साथ साथ ये भी मान लिया गया था कि राष्ट्रवाद की भी विदाई होगी, क्योंकि हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन जैसा कि फुकुयामा ने अपने निबंध में लिख दिया था कि अब राष्ट्रवाद का जो है वो जाएगा, और ग्लोबल ऑर्डर में बाजारवाद के समय साथ जो है एक वैश्विक बाजार के साथ राष्ट्र राज्य भी की कमज़ोर पड़ेंगे। और मार्क्स ने पहले कहा था कि वर्ग चेतना में ये पहचान नहीं रखेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है समूह जो है राजनीतिक इकाई के तौर पर राष्ट्र या किसी भी आइडेंटिटी के नाम पे राष्ट्र जो राजनीतिक समाज कैसे बनता है, वो लोग कहाँ पैदा होते हैं, किस समूह के हैं, ये हमेशा एक शक्तिशाली चीज़ रहेगी। राष्ट्र, हम इसी विश्व में रहेंगे जहाँ नेशन स्टेट रहने वाला है। तो बीच में राष्ट्र की पढ़ाई लोगों ने बंद कर दी थी, जो कि फिर से अब एकेडमिक इंटरेस्ट उसमें जगह है। तो उसको लेके 6-7 बड़े अच्छे निबंध हैं। दूसरा है कि ये पॉडकास्ट हिंदी में लोग सुनते हैं, लेकिन कई लोग हिंदी पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसमें पिछले सप्ताह अज्ञे जी का जन्म दिवस था, तो उनकी शेखर एक जीवनी जो है उसका अंग्रेजी अनुवाद आया था पिछले साल। पेंगुइन पर शेखर एक जीवनी का। तो वो दोनों के लिए, जिन्होंने हिंदी में नहीं पढ़ा है वो हिंदी में पढ़ें, जो अंग्रेजी हिंदी में नहीं पढ़ सकते हैं उसमें अंग्रेजी और ठीक ठाक अनुवाद है। ठीक। अनिल, आपका रिकमेंडेशन? मैं रिकमेंड करूँगा, एक उपन्यास बिल्कुल नया आया है, शिवेंद्र लेखक का नाम है, चंचला चोर उपन्यास का नाम है। बहुत अच्छा उपन्यास है। ये उपन्यास बताता है कि औरत को कैसे औरत बनाया जाता है। कोई लड़की 7 साल तक 8 साल तक वैसी ही होती है जैसा उसका भाई होता है या कोई लड़का होता है, लेकिन कैसे उसके बाद बहुत महीन तरीक़ों से, साइकोलॉजिकल तरीक़ों से, भौतिक तरीक़ों से, नैतिक तरीक़ों से उस पर इतने प्रतिबंध लादे जाते हैं, उसको मोल्ड किया जाता है और एक दब्बू, कमज़ोर, पुरुष पे आश्रित और लगभग समाज पे बोझ जैसे नागरिक के रूप में विकसित किया जाता है और सारी ज़िंदगी उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और ये बिल्कुल ये नए लेखक ने लिखा है, शायद 30 साल भी उम्र नहीं होगी शिवेंद्र की। अच्छा। तो एक तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि चंचला चोर खोज के पढ़ना चाहिए लोगों को। और दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा का पिछले चुनाव का घोषणा पत्र और ये जो नया वाला आएगा, इन दोनों को साथ में आमने सामने रख के पढ़ना चाहिए अपने ज्ञान के लिए। अब ये लोगों की मर्जी पे है कि जो वादे उस चुनाव में किए गए थे नहीं पूरे किए गए, और ये जो नए किए जा रहे हैं, इन दोनों को मिलाते हुए वो इसको ट्रेजेडी की तरह भी पढ़ सकते हैं, कॉमेडी की तरह भी पढ़ सकते हैं। चलिए, मेरा भी 2 रिकमेंडेशन है इस बार। एक तो क्योंकि चुनाव में मामला चला गया है देश का, तो एक रुचि शर्मा की अच्छी सी किताब है डेमोक्रेसी ऑन द रोड, जो कि उनके पूरी जर्नी के ऊपर है, इलेक्शन दर इलेक्शन। उन्होंने 25 सालों के दौरान जो इलेक्शन कवर किए हैं उस पर, तो एक तो वो है। और इसके अलावा एक और एक लेख है जो कि लाइव लॉ पे आया था और बहुत बढ़िया लेख है जिसको पढ़ना चाहिए ज़्यादातर पत्रकारों और स्टूडेंट्स को, कि वो इन 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से एक दूसरे के सामने रखती है कि हमारे यहाँ जो राफेल का पूरा विवाद चल रहा है
उसको पेंटागन पेपर्स के बरक्स रख के देखती है कि वहाँ पर अमेरिकन मीडिया उस समय जो भूमिका रही पेंटागन पेपर को लाने में और उसको सपोर्ट करने में जो अमेरिकन जुडिशरी की भूमिका रही, उन दोनों ने मिलकर किस तरह से इतने बड़े एक षड्यंत्र का, इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। और आज की तारीख में हमारे यहाँ जो रफ़ेल है, जिसमें उसी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का समकक्ष है, वहाँ पर हमारे अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि ये चूँकि चोरी के डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं यहाँ पे, इसलिए इनको तो पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों के बरक्स रखकर ये जो आर्टिकल लिखा गया है कि इंडियाज़ पेंटागन पेपर, लाइव लॉ का ये आर्टिकल है। तो ये 2 रिकमेंडेशन है। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे अपनी अपील के साथ कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं, क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स और कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।